साइंस इतनी तरक्की कर चुका है कि आज बहुत से सवालों के जवाब हमें मिल चुके हैं, पर बहुत से सवाल अभी भी ऐसे हैं जो साइंस के अगेंस्ट क्वेश्चन खड़े कर देते हैं। यानी कि इन शॉर्ट आज तक साइंस उन सवालों के जवाब नहीं दे पाया है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो कुछ ऐसे ही सवालों के साथ, जिनमें से टॉप पे आता है नंबर 1, व्हाई इज आइस स्लिपरी। सालों से साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं कि आइस स्लिपरी क्यों होता है। अब आप बोलोगे कि किसी बात कर रहा है, अगर वाटर स्लिपरी होता है तो उसका सॉलिड फॉर्म आइस भी तो स्लिपरी ही होगा ना। वेल, इसका जवाब आपको थोड़ी देर के बाद मिल जाएगा। आइस स्लिपरी होता है क्योंकि उसके सरफेस पे लिक्विड वाटर कोटिंग होती है, जिसके वजह से दो फ्रिक्शनल एरिया क्रिएट होता है और इसी के वजह से आइस स्लिपरी बनता है। पर ये क्वेश्चन इधर खत्म नहीं होता, क्योंकि दूसरा सवाल है कि ये लिक्विड कोटिंग लेयर आता कहाँ से। इसका जवाब देते हुए 1850 में मिशेल फैराडे ने इसका जवाब एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू दिया था। इन्होंने 2 आइस क्यूब्स को दबाया और रिजल्ट में उनको एक सिंगल आइस ब्लॉक मिला। तो कंक्लूजन्स में ये बताते हैं कि आइस पर एक लेयर होती है जो कांटेक्ट ना होने पर रिफ्रीज हो जाती है। अब इधर प्रेशर की बात होती तो एक इंसान जो कि अबव एवरेज वेट का हो, उसको आइस के ऊपर खड़ा कर दिया जाए तब भी ये लेयर उतनी ही बनती है जितनी हर बार क्रिएट होती है। अब दूसरे साइंटिस्ट का ये कहना था कि ये लेयर फ्रिक्शनल हीटिंग के वजह से क्रिएट होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट आइस के ऊपर स्लाइड करते हुए जाता है तब फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट होती है और एक वाटर की लेयर देखने को मिलती है। तो अब क्या ये सवाल खत्म? नहीं, क्योंकि ननयांग टेक्निकल यूनिवर्सिटी में से एक स्टूडेंट ने आर्ग्यू किया कि आइस तभी स्लिपरी होता है जब कोई स्टैंड स्टिल खड़ा हो। अब इसके बाद फ्रिक्शनल हीटिंग और प्रेशर मेल्टिंग को साइड पे रखा गया और नई थियरी की तलाश अभी भी चालू है। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सब एक्सपेरिमेंट लैब में मेंटेन्ड टेम्परेचर के साथ किए गए हैं, इसीलिए टेम्परेचर की वजह से मेल्टिंग होने का तो सवाल ही नहीं उठता। नंबर 2, कैन वी गेट एनर्जी फ्रॉम नथिंग। अब आप बोलोगे कि ये कैसा सवाल है, कुछ नहीं से एनर्जी कैसे मिल सकती है। ये तो डिपेंड करता है कि आप नथिंग को डिफाइन कैसे करते हो। अगर आप कोई भी फिजिस्ट को नथिंग की डेफिनेशन देते हुए वैक्यूम बोलोगे तो वो बोलेंगे कि वैक्यूम में भी कोई ना कोई पल्सिंग एक्टिविटी चलती रहती है। क्वांटम थियरी के अनुसार वैक्यूम में भी कॉन्स्टेंटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्चुएशंस होते हैं जो पार्टिकल्स और उनके इक्विवेलेंट एंटी पार्टिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, और ये प्रोसेस हर जगह चलती रहती है, चाहे वो इंटरस्टेलर स्पेस भी क्यों ना हो। और समय के साथ साथ नई नई थियरीज निकाली गई इसको सॉल्व करने के लिए, और इसी के साथ 1948 में हेनरी काजिमिर ने एक नई थियरी प्रपोज की, जिसके हिसाब से अगर वैक्यूम में हम 2 मेटल शीट्स को एक दूसरे के पैरेलल रख दे तो क्वांटम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्चुएशन प्लेट्स के बीच में नहीं पर प्लेट्स के आजू बाजू ज्यादा होंगी, जिसके वजह से दोनों प्लेट्स एक दूसरे के तरफ पुल होगी, और इसी फिनोमेनन को काजिमिर इफेक्ट भी नाम दिया गया। ये बहुत माइन्यूट और वीक फोर्स है पर डिटेक्ट जरूर हुआ है। और इसके बाद इसी पे एक्सपेरिमेंट्स करके क्रिस विल्सन ने प्रेडिक्शन किया कि इस इफेक्ट को हम यूज कर सकते हैं लेटेंट हीट को बाहर निकालने के लिए। लेटेंट यानी हिडन। हम उन प्लेट्स को रैपिड फोर्स से उनके आसपास के जो क्वांटम फ्लक्चुएशन है उनकी वेवलेंथ को स्क्वीज करके फोटॉन्स को बाहर निकाल सकते हैं। फोटॉन्स एनर्जी नहीं पर एनर्जी के इक्विवेलेंट जरूर है। नंबर 3, इज द यूनिवर्स इनफाइनाइट और जस्ट वेरी बिग। हमको अर्थ की साइज पूछी जाती है या फिर सोलर सिस्टम और मिल्की वे की, तब बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर जब यूनिवर्स की पूछी जाती है तब हमारे पास क्लू भी नहीं है। ये बहुत अजीब है कि एस्ट्रोनॉमर्स को ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की साइज पूछी जाती है तब वो सबसे प्रिसाइज क्वांटिटी है, पर जब उन्हें पूरे यूनिवर्स की साइज पूछी जाती है तब वो अननोन है। एक तरीका जिसमें हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यूनिवर्स की साइज कितनी बड़ी है वो है कि बिग बैंग के बाद लाइट कहाँ तक ट्रेवल की है, और उसका आंसर है 46 बिलियन लाइट ईयर। और मे भी ऐसा भी हो सकता है कि यूनिवर्स की साइज बढ़ रही हो, क्योंकि रिसेंट रिपोर्ट्स बताती है कि यूनिवर्स कॉन्स्टेंटली एक्सपांड हो रहा है, और इसी के साथ ये साइंटिस्ट के लिए चुनौती है इसका जवाब ढूंढना। नंबर 4, व्हाई डू वी स्लीप। ये सवाल तो सबसे सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है, पर इसका जवाब उतना ही कॉम्प्लेक्स है। साइंटिस्ट ने कितने ही अनगिनत अटेम्प्ट्स किए इसका जवाब ढूंढने के लिए, पर हर बार वो फेल हो जाते हैं। साइंटिस्ट एनिमल्स के स्लीपिंग हैबिट्स से ह्यूमन की स्लीपिंग हैबिट समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें हर बार हाइबरनेशन लाइक स्टेट में क्यों जाना पड़ता है। हमारे स्लीप के लिए अंडरस्टैंडिंग और ओरिएंटेशन बाकी एनिमल्स से बिल्कुल अलग है। नेचर इन एक्टिविटी की वैल्यू करता है, मतलब जैसे बहुत से एनिमल्स
एनिमल्स अपनी एनर्जी को रिकवर और रिस्टोर करने के लिए हाइबरनेट होते हैं, वैसे ही इंसान भी हर रात को हाइबरनेशन लाइक स्टेट में जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अफ्रीकन एलिफेंट्स की बात करें तो वो दिन में सिर्फ 2 घंटे ही सोते हैं और बाकी का टाइम वो अपनी लार्ज बॉडीज के लिए एनर्जी यानी खाना ढूंढते रहते हैं। अब ये थी एनर्जी सेविंग थियरी, उन हजारों थियरीज में से एक जो हम क्यों सोते हैं उसका जवाब देते हैं। पर साइंटिस्ट स्लीप के मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए एक मैकेनिज्म बनाए जो ब्रेन की एक्टिविटी को ट्रैक करता है जब हम सो रहे हो। इसके रिजल्ट में मिला कि अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को निकाल देता है नई इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। मतलब कि स्लीप इज द प्राइस वी पे फॉर लर्निंग। एक्सपेरिमेंट्स के बाद रिजल्ट ये आया कि स्लीप के बाद साइनेप्सिस कम हो जाते हैं, यानी जब हम सोते हैं तब ब्रेन उस दिन की इंफॉर्मेशन को सॉलिडिफाई कर देता है ताकि अगले दिन की इंफॉर्मेशन की वजह से ये अफेक्ट ना हो। पर इसके बाद भी सवाल, जैसे हम में से बहुत से लोग नॉइजी एनवायरनमेंट पे नहीं सो सकते, पर वही कुछ लोग सुकून से सोते हैं। पर एक चीज तो क्लियर है कि नींद के बिना हमारा दिमाग कोई भी चीज पे अटेंशन नहीं दे पाता। नाउ मूविंग टू अवर लास्ट क्वेश्चन जिसने साइंस को हिला डाला है, जो कि है हाउ एंड व्हाई एनिमल्स माइग्रेट टू देयर बर्थ प्लेसेस। एनिमल जैसे फीमेल एंटार्क्टिक सील्स अपने बर्थ प्लेसेस पे आ जाते हैं जब उनको मेट करना हो, और ये सेल्स वही एग्जैक्ट जगह पे पहुंच जाते हैं जहां उनका बर्थ हुआ हो, बर्थ के 2-3 साल बाद भी। तो ये सवाल है कि इतना एग्जैक्ट कैसे पहुंच जाते हैं और क्यों भला? वेल, साइंटिस्ट के हिसाब से तो सील्स जैसे एनिमल्स और टर्टल भी अर्थ के जियोमैग्नेटिक फील्ड की तरफ बहुत सेंसिटिव होते हैं और उनमें वेरिएशन आते ही उनको पता चल जाता है, और इसके वजह से इनको डायरेक्शन और प्लेस का भी पता चल जाता है। पर साइंटिस्ट अभी भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि ये ऐसा क्यों करते हैं। तो बस यही थे कुछ 5 सवाल जिन्होंने साइंटिस्ट्स को आज तक उलझा के रखा है। तो इसी के साथ वीडियो होती है खत्म। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।